Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study the most important topic of English grammar, that is tenses. टेंस पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। टेंस होता क्या है? टेंसेस, टेंस का मतलब हुआ सामान्य अर्थ में जब हम टेंस को देखते हैं तो टेंस का सीधा सीधा अर्थ टाइम से होता है। लेकिन क्या केवल टाइम को कवर करने से टेंस पूरा हो जाएगा? जी नहीं। देखिए, टेंस को कवर करने के लिए दो मेन फैक्टर होते हैं। दो सबसे मेन फैक्टर होते हैं। टेंस में दो चीजों को हमको ऑब्जर्व करना होगा। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला तो टाइम और दूसरा है वर्क। अर्थात टेंस जो है टाइम और वर्क के बारे में बताता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो टेंसेस ग्रामर के ऐसे नियम हैं जो हमें यह बताते हैं कि कोई काम कौन से समय में हुआ है और कितनी मात्रा में हुआ है। अर्थात टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इसके साथ ही साथ हम ये भी जाने कि टेंसेज आर शोन बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अर्थात टेंस को हम क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात टेंस को व्यक्त करने के लिए हमको फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के अलग अलग रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। ये जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, कौन कौन सा? टाइम और वर्क। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, टेंस का बंटवारा कैसे करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, फिर सारे टेंस अलग अलग 4 पार्ट में बंटते हैं, तो कुल 12 प्रकार के होते हैं। जड़ तक पहुंचिए उसके। आज हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप निश्चित रूप से कभी नहीं भूलोगे कि टेंस कितने प्रकार के और कैसे होते हैं। अंतिम तक वीडियो देखिएगा, पूरा टेंस आपको आज क्लियर करना है। वादा करिए हमसे कि आप आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मैं वादा करता हूं कि आपको आज के बाद टेंस के लिए फिर से कभी किताबों की ओर नहीं देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं टाइम। टाइम को जो है 3 भागों में बांटते हैं। समय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, हम सुने होंगे। इस समय वर्तमान समय में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वर्तमान समय है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, बीत गया, कल बीता हुआ समय। और कल फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो समय को ऐसे 3 पार्ट में बांटते हैं। टाइम जो होता है वो 3 होता है। कितना कितना? सबसे पहले को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कह सकते हैं, बीता हुआ समय। उसके आगे चलेंगे तो वर्तमान है, प्रेजेंट, और इसके बाद तीसरा है फ्यूचर। तो ये टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्क को अगर हम डिफाइन करें, काम हमने बताया डेफिनेशन में कि कितना काम हुआ है, ये भी टेंस से हमें पता चलता है, या कितना काम होना बाकी है, हो रहा है, उसके बारे में हमको पता चलता है। तो अगर हम वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे पहला तो हो गया कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? काम हो रहा, काम जारी है। और काम जारी है, और एक होता है कि काम समाप्त हो गया, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट। उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। नहीं कहते हैं कि ये काम एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो गया, तो ये हुआ परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूरा। तो ये परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये बताता है कि कार्य हो चुका है, समाप्त हो गया है। और तीसरा है डेफिनिट और इनडेफिनिट में जाएंगे हम। तो काम जो है अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जैसे ये कहा जाए कि वह पढ़ता है, अब ये कंफर्म नहीं है कि पढ़ रहा है कि पढ़ चुका है, लेकिन पढ़ता है। यह अनिश्चितता का भाव का बोध हो रहा है, तो उसके आधार पर हम तीसरे को कहते हैं इनडेफिनिट।
इनडेफिनिट, हम कहते हैं डेफिनेटली तुम ये काम करोगे, तो निश्चित है, लेकिन इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो ये अनिश्चितता का भाव का बोध कराता है। और चौथा होता है उसमें कुछ काम हो चुका होता है और कुछ अभी चल रहा होता है। कुछ काम समाप्त, आधा काम हो गया होगा और आधा अभी बाकी है, वो चल रहा है। ऐसे को हम कहते हैं परफेक्ट भी है, पूरा हो चुका, और चल भी रहा है, कंटिन्यूअस भी है, तो वही कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जो फोर्थ पार्ट है टेंस का वर्क के हिसाब से, तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार वर्ग के आधार पर जब बांटे गए, तो काम हो रहा है, काम हो चुका है, काम अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, और चौथा है कि और कुछ काम हो गया और कुछ काम अभी बाकी है। तो इस प्रकार से हम टेंसों को कैसे बांटे? टाइम के अनुसार 3 और वर्क के अनुसार 4, अर्थात 3 into 4 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 12। तो इसके आधार पर होते हैं टेंस कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। अब देखिए पास्ट टेंस को अगर देखें तो पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस, पास्ट में इंडेफिनिट, पास्ट में परफेक्ट, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट को देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार के तीनों टेंस जो होंगे वो अलग अलग 4-4 भागों में बंटेंगे। तो इस प्रकार से हम टेंस को पहले टाइम के आधार पर 3 प्रकार में और फिर वर्क के बेसिस पर 4 प्रकार में बांटे। तो उसके आधार पर अगर हम टेंसों का बंटवारा करें तो सूची आपके सामने है। ये टेंस जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टाइम के बेसिस पर हमने डिवाइडेशन किया था। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 प्रेजेंट और 4 पास्ट और 4 फ्यूचर, तो कुल डिवाइडेशन कितना हुआ? 4 4 4 मतलब 12। ये इस तरह से टेंसों का पहले बंटवारे का कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद तब पास्ट टेंस, उसके बाद तब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट मतलब हमने बताया था डिवाइडेशन में अनिश्चित। तो ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? देखिए जब इंग्लिश का सेंटेंस हो तो कैसे पहचानेंगे, हिंदी का सेंटेंस हो तो कैसे पहचानेंगे। अगर इंग्लिश का सेंटेंस हो तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लगा होगा, उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ हो सकता है या कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ हो सकता है। या अगर हिंदी का सेंटेंस है तो ऐसे में हिंदी के सेंटेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे ये कहा जाए कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, लड़कियां स्कूल जाती हैं, वे सब सुबह में टहलते हैं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो ता, ती, ते के साथ हैं आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। इंग्लिश में अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे, कोई भी सेंटेंस आएगा तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो उसके आधार पर हम देखें कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। हमने कहा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दो या करके 2 नियम लिखने का क्या मतलब, आपके सरलता के लिए हमने लिखा। देखिए जो वर्ब है एस या ईएस का, उसका सिस्टम ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब। तो सब्जेक्ट जो है ये अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, और अगर वर्ब जो होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगाना है। तो अब देखिए कैसे पहचानेंगे सिंगुलर प्लूरल। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम प्रोनाउन को छोड़ दें, प्रोनाउन में हम जानते हैं कि ही सी इट, ये क्या है, सिंगुलर है। बाकी यू वी दे और आई भी जो होता, आई का जो नेचर होता है ना वो सिंगुलर होता है, लेकिन एक कार्य विधि जो है उसका प्लूरल के जैसे होता है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सब्जेक्ट में जो होता है एस या ईएस जुड़ा हुआ होगा तो वो प्लूरल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्लूरल के लिए हम सब्जेक्ट में क्या करते हैं, एस ईएस जोड़, जैसे बॉय है तो बॉयज एस जोड़ दिया गया, ठीक है। गर्ल है तो गर्ल्स, टीचर है तो टीचर्स। तो प्लूरल बनेगा कब, एस ईएस जोड़ने से। और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर बनता है एस या ईएस जोड़ने से। एस या ईएस प्लस करने से वो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। और अगर एस या ईएस नहीं जुड़ा होगा तो वो अपने आप में जो वर्ब होगा वो क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में प्लूरल सिंगुलर बनाने का जो क्राइटेरिया देखा है तो बिल्कुल यूनिवर्स है, अपोजिट है। तो ऐसे में अगर प्लूरल है तो ये लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। इसको यस यस पीपी के नाम से आप दिमाग में रख सकते हैं। यस यस सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब, पीपी अर्थात प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वर्ब में यस यस लगाने से सिंगुलर बनता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है। नेगेटिव सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब। ये डू नॉट का प्रयोग किसके साथ, तो डू नॉट का प्रयोग प्लूरल के साथ, और डज नॉट का प्रयोग किसके साथ, सिंगुलर के साथ। यानी कि डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर। इसको कैसे दिमाग में सेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो एक वचन में यस यस जोड़ना पड़ रहा है, तो इसमें डू और डू में यस जुड़ा हुआ है, इसलिए सिंगुलर के साथ डज और डू का प्रयोग किसके साथ, ये जो है वो क्या कहलाएगा, बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल है। तो ऐसे कंडीशन में प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप और यस आर नो टाइप। तो सबसे पहले यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये जान लीजिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने पढ़ाया था आपको कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस आर नो में दे सकें या बिना बोले हुए सर हिला के आंसर दे दें, उसे हम कहते हैं यस आर नो टाइप। और ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यहाँ डू और डज हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होता है। तो सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्यों, तो ऐसे कंडीशन में हम उसका मीनिंग सबसे पहले क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं इसको। डू डज सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं मतलब क्या हुआ, लड़के यानी कि बॉयज। अब बताइए एस जुड़ा है, तो एस जुड़ा है तो प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, यानी कि बहुवचन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बॉयज प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल। अगर कहना कि वह फुटबॉल खेलता है तो यहाँ ही लगाते, तो इसमें एस जोड़ना पड़ता क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता हमको। वह मंदिर जाती है, कौन जाता है, वह, यानी कि सी। अब ध्यान देंगे सी सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमने बताया सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर यानी यस यस जोड़ना पड़ेगा। और एस यस जोड़ने के लिए लगभग
हम एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नाउन्स में नियम पढ़ते हैं, नाउन में, वही नियम यहाँ लगता है, जिसके लास्ट में ओ रहता है, ईएस जोड़ते हैं। ही सी गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल। मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसका मतलब आई डू नॉट लगाना पड़ेगा। आई का जो नेचर है, आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन इसका जो नेचर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल के जैसे होता है। तो आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच मैथमेटिक्स, आई डू नॉट टीच मैथमेटिक्स, आई डू नॉट टीच मैथमेटिक्स। क्या वे सब रोज टहलते हैं? क्या वे सब रोज टहलते हैं? तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम डू लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है वे सब। तो डू दे वॉक, डू दे वॉक डेली, डू दे वॉक डेली। क्या वे सब रोज टहलते हैं? क्या वे लोग रोज टहलते हैं? तुम किताब कहाँ खरीदते हो? कहाँ आ गया, कहाँ का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? वेयर। और तुम का मतलब यू, तो यू भी प्लूरल होता है, तो क्या लिखेंगे? वेयर डू यू। नियम देखिए, वेयर डू यू, अब वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? खरीदते हो, बाई बुक, वेयर डू यू बाई बुक। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, कंटिन्यूअस मतलब हमने क्या बताया था? कंटिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, कार्य जारी होता है। तो इसलिए इसका जो पहचान होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अफर्मेटिव का रूल अगर देखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखा है। भी आईएनजी का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर के साथ नॉट लगा के वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद एक चीज सबसे जरूरी बात यहाँ ये देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इज, एम, आर, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो सिंगुलर होगा उसके साथ इज लगाते हैं। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज। और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे आर। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो एम क्या है? स्पेशली आई के साथ एम लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। तो ये दिमाग में आपको रखना होगा, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, तो कौन धो रहा है? धोबी कपड़े धो रहा है। सब्जेक्ट इसका हो रहा है कौन? वॉशरमैन, यानी कि धोबी। तो द वॉशरमैन, द वॉशरमैन क्या है? सिंगुलर है। धोबी कपड़े धो रहे हैं, जब हम नाक से बोलते तो प्लूरल हो जाता, इसलिए सिंगुलर है ये। द वॉशरमैन इज वॉशिंग, वॉश मतलब होता है कपड़े धोना, वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स। इसमें देखा, वह खाना नहीं पका रही है, कौन नहीं पका रहा है? वह, यानी सब्जेक्ट कौन है? सी, फीमेल है, तो सी के साथ क्या लगाएंगे? इज। सी इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस आएगा, इज, एम, आर के बाद नॉट लगाएंगे। तो सी इज नॉट कुक मतलब होता है पकाना या बनाना। सी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। अगर देखें इंट्रोगेटिव में, क्या वे सब सो रहे हैं? क्या वे सब सो रहे हैं? तो क्या के लिए क्या? वे सब प्लूरल हो गया, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? आर। आर के बाद क्या होगा? दे, क्योंकि सबसे पहले इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो आर दे स्लीपिंग, आर दे स्लीपिंग। लड़कियां वहां क्या देख रही हैं? लड़कियां वहां क्या देख रही हैं? तो ऐसे में क्या होगा? लड़कियां वहां क्या आ गया, लेकिन ये देखो क्या, जहां क्या जो है बीच में आया हुआ है। तो हमने कहा था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में आते हैं तो उसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। और क्या का मीनिंग क्या होता है? व्हाट। व्हाट के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद इज, एम, आर। लड़कियां प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? व्हाट आर द गर्ल्स,
व्हाट आर द गर्ल्स लुकिंग देयर, व्हाट आर द गर्ल्स लुकिंग देयर। तो इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे। इंग्लिश का सेंटेंस पहचानना होगा तो कैसे जानेंगे? सेंटेंस में अगर इच एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा पार्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? परफेक्ट का मतलब हमने बताया कि संपूर्ण, पूरा, परफेक्शन के साथ, अर्थात कार्य समाप्त होने का बोध होता है। ऐसे कंडीशन में जो इसका पहचान होता है वो हिंदी के सेंटेंसों में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ ई ए का मात्रा के साथ है आता है। आ ई ए के मात्रा के साथ है आने का मतलब क्या हुआ? जैसे खाना खा लिया है, वह ताजमहल देख चुका है, क्या तुम सब फुटबॉल खेले हो, खेले हो, ए हो आ जाए, आ ई ए के मात्रा के बाद है आता है तो हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ ई ए के मात्रा के बाद है आता है तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव लगाना है। और V3 का मतलब हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव के साथ नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इट मींस हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। V3 मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कह रहा है कि वह नदी में स्नान कर चुका है या वह नदी में स्नान कर लिया है, यानी कि स्नान कर चुका है, स्नान करने का काम समाप्त हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज लगाना है और प्लूरल के साथ हैव लगाना है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। तो इसलिए ही हैज बाथ, ही हैज बाथ नदी में, तो इन द रिवर कॉम्प्लीमेंट है, इन द रिवर। उसने अभी कविता नहीं याद किया है, अभी कविता नहीं। नेगेटिव सेंटेंस है तो उसने मतलब सी या ही कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ही देखेंगे तो ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न्ड, ही हैज नॉट लर्न्ड पोएम। और जो अभी है, अभी का मीनिंग हम एट लिखते हैं। अभी का मीनिंग क्या लिखते हैं? एट। और अगर कभी आ जाए तो एवर लिखते हैं। जैसे क्या तुम लाल किला देखे हो, या इसी को कहा जाए क्या तुम कभी लाल किला देखे हो। तो ऐसे परिस्थिति में हैव यू, क्योंकि यू जो है प्लूरल होता है, हैव यू सीन, हैव यू सीन द रेड फोर्ट, हैव यू सीन द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब क्या हुआ? लाल किला। और वे सब मंदिर क्यों गए हैं? प्रश्न पूछ रहा है क्यों गए हैं। क्यों का मतलब क्या हुआ? क्यों का मीनिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई। और वाई के बाद क्या लगाएंगे? वे सब है तो क्या लगाना पड़ेगा? वाई हैव दे गॉन, गो, वेंट, गॉन टू टेम्पल, गॉन टू टेम्पल। तो इस तरह से हम हैज, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म के प्रयोग से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करें। प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है। इसका मतलब कुछ काम पूरा हो गया और कुछ अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है पहचान इसका? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन समय का
जिक्र अवश्य किया गया होता है, ऐसे में पहचान होता है समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। समय के साथ हमको ये मालूम होगा कि रमेश फुटबॉल खेल रहा है, तो रमेश फुटबॉल 15 मिनट से खेल रहा है, 1 घंटे से खेल रहा है, टाइम मेंशन किया गया होगा कि वह काम कब से स्टार्ट है। यानी अगर 1 घंटे से खेल रहा है तो कुछ तो खेल लिया, कुछ बचा। जैसे वह 20 मिनट से अपना पाठ दोहरा रही है, तो 20 मिनट से अपना पाठ दोहरा रही है मतलब कुछ दोहरा चुकी है, कुछ अभी दोहराना बाकी है। तो ऐसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो रूल क्या होता है इसका, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन लगा, हैज हैव बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट हैज हैव के साथ नॉट बीन, उसके बाद वर्ब के आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप में हैज हैव के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाना। हैज बीन हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाना है, और हैज बीन हैव बीन के बीच में ही नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। बाकी रूल इंट्रोगेटिव का ये ध्यान से देख सकते हैं, हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखते हैं, वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, वह, इसका मतलब ही, और ही के साथ हम लोग क्या लगाते, हैज बीन, ही हैज बीन, काम करना डूइंग वर्क, ही हैज बीन डूइंग वर्क। अब क्या है, 2 घंटे से, यही हमको सीखना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें टाइम इंडिकेशन के लिए 2 चीजें आती हैं, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय प्रदर्शित करने के लिए, और फार का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय का बोध कराने वाले शब्दों के साथ। यानी कि फार का प्रयोग अनिश्चित के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए। कि सिंस निश्चित समय का मतलब क्या हुआ, निश्चित समय का मतलब हुआ 1 बजे से 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 1999 से, 2012 से, सुबह शाम दोपहर से, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं निश्चित समय। और उसी के इर्द अगर देखेंगे अनिश्चित समय, तो जैसे 7 बजे से नहीं 7 घंटे से काउंटिंग करा रहा है, सोमवार से नहीं 2 दिनों से 4 दिनों से, तो अनिश्चित समय हो गया। एक्यूरेट महीने का नाम दे देगा जनवरी से तो ठीक है निश्चित, लेकिन जनवरी का नाम न देकर के काउंटिंग कराएगा 6 महीने से इस शहर में रह रहा है, तो अनिश्चित समय हुआ। वर्ष का नाम साफ साफ देगा 1990 से, 2000 से, 2012 से, तो ठीक है निश्चित समय। लेकिन अगर उसकी काउंटिंग लगेगा कराने कि 5 वर्षों से, 3 साल से, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अनिश्चित समय कैटेगरी में रखेंगे। आपके सामने एक लिस्ट दिख रहा है, देख सकते हैं आप लिस्ट, इसमें निश्चित समय, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। निश्चित समय और अनिश्चित समय का जो है अलग अलग डिवाइडेशन करके स्पष्ट दिया गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ब्लिंक कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आइए देखते हैं तो यूजेज कैसे करेंगे। तो 2 घंटे से, हमने कहा 2 बजे कहेगा तो सिंस लगाएंगे, 2 घंटे कह रहा तो फार लगाएंगे, फार 2 आवर्स, 2 आवर्स। क्या शीला, अगर यही कहा जाए कि वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है तो कह देंगे ही हैज नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। क्या शीला सोमवार से स्कूल आ रही है, तो शीला मतलब हैज शीला बीन, क्योंकि हैज बीन के बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल करा, सोमवार से दिन का नाम दे दिया तो सिंस लगा, सिंस मंडे। ऐसे ही अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाला सेंटेंस हो, जैसे कि कहाँ रह रहे हो तुम, कई दिनों से हालचाल पूछते ना किसी से, बड़े दिनों के बाद मिलता है, इधर लॉकडाउन में तो क्या पूछते हैं, अरे बड़े दिनों से कहाँ थे, कई दिनों से तुम कहाँ रह रहे हो। तो ये सेंटेंस जगह कहाँ का मतलब क्या हो गया, वेयर। और वेयर के बाद क्या लगाएंगे, रहे हो मतलब क्या हुआ, हैज हैव में से क्या लगाएंगे, तुम के साथ क्या लगाते हैं, हैव। तो वेयर हैव यू बीन लिविंग,
अब कह रहा है कई दिनों से, कई दिनों से का मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये तो एकदम अनिश्चित है। तो ऐसे में फॉर लगाएंगे, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से। तो ऐसे हम क्या करेंगे, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। ध्यान देंगे बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर नहीं ढूंढ पाते। अंतर बिल्कुल आसान है, आप टाइम को मेंशन करेंगे, समय के साथ से आया होगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, और टाइम नहीं दिया होगा तो केवल कंटीन्यूअस टेंस होता है। ये तीनों टेंसों में होगा, दिमाग